हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल स्टेप बाय स्टेप इन फिज़िकल एजुकेशन में। आई एम योर सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर रितिका भाटिया। टुडे इन दिस वीडियो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी you will learn about the river rafting and the next activity which is related with the adventure sports activity, paragliding, surfing and all this. So let's start with this. What is river rafting? As you can see here in a picture, it is a challenging recreational outdoor activity in which a raft is used for transport in water. Mean आप पानी में लहरों के ऊपर, नदी में, रिवर में पानी की उछलती हुई लहरों के ऊपर एक इनफ्लैटेबल राफ्ट में बैठ के कुछ एक पर्टिकुलर सेफ्टी मेजर्स के साथ, सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ जब मूव करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर राफ्टिंग. It is considered as extreme sports and involves use of a raft for navigation through tough and untamed water rush of a river. पानी में उछलती हुई लहरें, वाइट रैपिड वाटर जो होता है, डिफरेंट तरीके के रैपिड्स होते हैं, पानी में उछाल होते हैं, तो उनके बीच में जब हम उस पर्टिकुलर बोट में, राफ्ट में बैठ के इंजॉय करते हैं तो उसे रिवर राफ्टिंग बोलते हैं. रिवर राफ्टिंग के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं. डिफरेंट ग्रेड इन द सेंस कि हम उसको डिफ़िकल्टी लेवल पे अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. जैसा कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हैं, फर्स्ट वन पिक्चर आप देख रहे हैं. इस पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है कि जब आप एक नॉर्मल वाटर लेवल पे, जहाँ पे पानी बहुत अटकेलियाँ नहीं कर रहा है, बहुत स्पीड में नहीं है, नॉर्मल लेवल है पानी का, तो वो सबसे इजी लेवल होता है, ग्रेड 1 की रिवर राफ्टिंग होती है. ऐसी कोई भी नौसिखिया है जिसको स्विमिंग नहीं आती है या डर लगता है ऐसी एक्टिविटीज़ करने में, तो हम उनको करवा सकते हैं. वाटर जो होता है बेसिकली फ्लैट वाटर होता है, उसमें वेव्स बहुत इजी होती हैं, हल्की हल्की वेव्स, जैसे नदी किनारे आप देखते हैं, कोई भी मैनूवरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है. ग्रेड 2 में थोड़ा सा रफ तरीके का वाटर होता है, वाटर में मूवमेंट होती हैं, उसकी जो लहरें होती हैं बहुत थोड़ी बहुत स्पीड में आती हैं और मैनूवरिंग रिक्वायर्ड होती है. वहाँ पे छोटे छोटे चट्टान हो सकती हैं जिससे कि पानी में उछाल आ जाता है. देन ग्रेड 3 में और डिफ़िकल्ट पैसेज होता है, बबल्स वगैरह काफ़ी फास्ट होते हैं उस पानी में, जिसकी वजह से पानी वाइट दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि जो पानी में चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों की वजह से पानी जब उनसे टकराता है, स्पीड में फ्लो में आता हुआ पानी जब उनसे टकराता है तो वो वाइट कलर का दिखाई देता है. इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट मैनूवरिंग एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग पैडलिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड. पैडलिंग में स्किल्स मतलब कि जब हम राफ्ट चलाते हैं तो आप ये येलो कलर का पैडल देख रहे होंगे, येलो कलर का आप पैडल देख रहे होंगे, तो इस पैडल को मूव करने के लिए आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस चाहिए होती. क्यों? क्योंकि आप अगर स्पीडी वाटर में अपनी बॉडी को उसी हिसाब से मूव नहीं करेंगे तो आपके डूबने के चांसेस हो सकते हैं या आपकी राफ्ट पलट सकती है. देन ग्रेड 4 लार्ज वेव्स होती हैं, रॉक्स होती हैं, रिक्वायर शार्प मैनूवरिंग एंड एक्सपीरियंस. जो भी एक्सपीरियंस रिवर राफ्टर्स होते हैं वो ऐसे तरीके के पानी में रिवर राफ्टिंग करते हैं. जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि जो रास्ता है, नदी है, वो कितनी ढलान उछाल लिए हुए है, पानी कितनी स्पीड में आ रहा है, कितने सारे रैपिड्स हैं. तो पानी का जो ग्रेड होता है, पानी का जो लेवल होता है बहुत हायर लेवल पे स्पीडी हो जाता है. सेम ग्रेड 5 एंड ग्रेड 6 में भी डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ जाता है. जैसा कि आप सेकेंड एंड थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं, पानी बहुत उछाल के साथ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. तो ऐसी कंडीशन में राफ्ट के अंदर बैठ के उसको कंट्रोल करना इज़ नॉट ए ईजी टास्क. तो आपका एक्सपीरियंस अगर है, आपको स्विमिंग आती है, तो ही आपको इस हायर लेवल के राफ्टिंग के लिए जाना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है. क्यों? क्योंकि इतनी हायर लेवल की ग्रेड 5-6 की जो राफ्टिंग होती है, इसमें आपको फिजिकल एंड मेंटल टफ होना पड़ता है. कोई भी सीरियस इंजरी या डेथ के चांसेस बन सकते हैं अगर आप मेंटली एंड फिजिकली टफ एंड स्ट्रांग नहीं हैं. देन मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं राफ्टिंग के लिए. सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, सबसे पहले लाइफ जैकेट, स्विम सूट, एडिशनल क्लोथिंग, टी शर्ट, शॉर्ट, सनग्लासेस, हेलमेट, सनस्क्रीन लोशन, फर्स्ट एड बॉक्स, पर्सनल मेडिकेशन, सनशेड और कैप, प्लास्टिक बैग फॉर वेट क्लोथिंग एंड वाटरप्रूफ बैग.
ये सारे आइटम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, लाइफ जैकेट तो सबसे ज़्यादा एसेंशियल होती है कि अगर आपको स्विमिंग आती भी है और नहीं भी आती है तब भी आपको सेफ्टी पर्पस से उसको पहनना ज़रूरी होता है। क्यों? इन केस अगर आपकी राफ्ट पलट जाती है तो ये लाइफ जैकेट आपको डूबने से बचाने में हेल्प करती है। स्विमिंग सूट बॉडी पे जितना फिक्स कपड़े रहेंगे उतनी आपकी बॉडी मूवमेंट करने में ईजी रहेगी। एडिशनल क्लॉथिंग में टी शर्ट एंड शॉर्ट की कुछ लोगों को अजीब लगता है तो वो टी शर्ट शॉर्ट्स पहन सकते हैं। सन ग्लासेस, धूप पानी के ऊपर जब वाइट वाटर के ऊपर धूप पड़ती है तो वो आँखों को बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए सन ग्लासेस होना ज़रूरी है, जिससे कि जब पानी वानी का जो सूरज की किरणें पड़ती हैं पानी पे वो आपकी आइज़ को नुकसान ना पहुँचाएं। और जो पानी की रिवर की जो लहरें होती हैं, उछाल होते हैं पानी के, वो आपके जब फेस पे आते हैं तो आँखों पे जाके वो उसको नुकसान ना पहुँचाएं। हेलमेट कि हेलमेट भी कुछ कंडीशन, राफ्ट पलट गई, कुछ हो गया तो उस कंडीशन में कहीं भी टकराने से, चट्टान में टकराने से या नदी में पत्थर में टकराने से बचने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। पैडल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पैडल का पीछे का आप सिरा देख रहे हैं उसमें एक टी टाइप का बना हुआ है, तो ये पैडल भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप किसी कंडीशन में फंस जाते हैं राफ्टिंग करते हुए तो इस पैडल की जो लंबाई है उसकी हेल्प से आप किसी दूसरे साथी की मदद ले सकते हैं, उससे आपको पानी में डूबने में हेल्प मिलेगी, पानी में डूबने से बचने के लिए हेल्प मिलेगी। देन सनस्क्रीन लोशन आपकी बॉडी को धूप से बचाने के लिए, क्योंकि राफ्टिंग जब करते हैं तो वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा होता है, बट उस माहौल में सूरज की किरणें इतनी तेज़ होती हैं कि हमें पता नहीं चलता और हमारी स्किन जल जाती है। तो लॉन्ग टाइम तक राफ्टिंग करने के लिए आपको सनस्क्रीन लोशन की रिक्वायरमेंट भी होती है। फर्स्ट एड बॉक्स कि कोई इंजरी हो गई है, आप राफ्ट में बैठे हैं, पैर छिल गया बैठने से, क्योंकि बॉडी सेटिंग करके इस तरीके से बैठना पड़ता है कि आप राफ्ट को इजीली मूव कर सके, बट उस चक्कर में कई बार पाँव में छाले पड़ जाते हैं, छिल जाता है, क्योंकि हम जिस तरीके से पैर को राफ्ट में अटका के बैठते हैं तो वो कई बार बॉडी में छाले कर देता है, पैर की एड़ी वगैरह में, या आप कहीं निकल के जा रहे हैं, टकरा गए किसी चीज़ से, कांटा चुभ गया, तो बेसिक नॉर्मल फर्स्ट एड आपके पास होनी चाहिए। पर्सनल मेडिकेशन कि अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई भी स्ट्रेस की, माइग्रेन वगैरह की, फीवर वगैरह की बेसिक मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए अगर रिक्वायरमेंट हो जाए तो। सनशेड और कैप कि अगर आप उस एरिया में घूम रहे हैं, वैसे ही वॉक कर रहे हैं, अपनी टर्न आने का इंतज़ार करें तो आप उसको सन कैप को लगा के बैठ सकते हैं, जिससे कि आपको धूप में परेशानी ना हो। प्लास्टिक बैग फॉर वेट क्लोथिंग एंड वाटरप्रूफ बैग, गीले कपड़ों के लिए राफ्टिंग करने के बाद गीले कपड़ों को चेंज करने के लिए आपके पास प्लास्टिक बैग होना चाहिए, जिससे कि बाकी सामान ख़राब ना हो। एंड वाटरप्रूफ बैग कि अगर राफ्टिंग करते हुए इन केस आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ रख लिए हैं तो उस वाटरप्रूफ बैग में आप उनको रख सकते हैं, जिससे कि राफ्टिंग करते हुए वो आपके कहीं भी ख़राब ना हो। देन द सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, safety measures for river rafting. Then what, when you do a river rafting, you are going for a river rafting, as all of you know that it is an extreme adventure sport and have lots of danger situations sometimes come in this. तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आपको फॉलो करने चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप इंजॉयमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकें। अगर तो आप अच्छे स्विमर हैं तो आपको हाई लेवल की रिवर राफ्टिंग के लिए जाना चाहिए। अगर आप अच्छे स्विमर नहीं हैं तो आप बेसिक लेवल की रिवर राफ्टिंग के लिए जा सकते हैं, और इंस्ट्रक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको पूरे तरीके से फॉलो करें। लाइफ जैकेट एंड हेलमेट इज़ एसेंशियल टू वियर। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिवर, इसका मतलब ये है कि किस ग्रेड की रिवर राफ्टिंग वहाँ पे होने जा रही है। मीन्स जो रिवर का पानी है उसमें जो उछाल है, उसमें जो रैपिड्स हैं, वो किस लेवल के हैं, ग्रेड 1 के हैं, ग्रेड 6 के हैं, तो उसके बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि आपको रिवर राफ्टिंग करनी है या नहीं करनी है। चेक द इक्विपमेंट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ इन प्लेस एंड नथिंग हैज़ बिकम डिफेक्टिव। जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनको उनकी अपनी जगह पे हैं, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपके पास मौजूद हैं और कुछ भी उसमें ख़राब नहीं है, आपको ये चीज़ें पहले देख लेनी चाहिए। अगर आप राफ्टिंग करने जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप उसको टाइमली निकल के टाइमली फिनिश कीजिए, अंधेरे में राफ्टिंग मत कीजिए, क्योंकि पानी में कब किस तरीके का बहाव आ जाए किसी को नहीं पता होता है, तो उसको टाइमली अंधेरा होने से पहले ख़त्म कर लेंगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। ड्रिंक पेनल्टी ऑफ वो लिक्विड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द राफ्टिंग, राफ्टिंग पे जाने से पहले और राफ्टिंग पे आने के बाद आपको काफ़ी पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पूरा टाइम तेज़ धूप में होते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है और हमारा
गला भी डिहाइड्रेट हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उस डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए हमें लिक्विड लेते रहना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज माउंटेनरिंग। Mountaineering, as the name shows, which we done on mountains, ice mountain। हमने पहले एक इवेंट किया था एडवेंचर एक्टिविटी की ट्रैकिंग। ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग में क्या फ़र्क है? ट्रैकिंग में ट्रैक करते हैं, पर्टिकुलर जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उनके ऊपर जो पगडंडियाँ होती हैं, जाने के रास्ते होते हैं, उनके ऊपर हम पैदल चढ़ के जाते हैं, ट्रैक करके जाते हैं। बट माउंटेनियरिंग में क्या होता है? इट इज़ अ रिस्की एडवेंचर स्पोर्ट एंड कंसीडर एज एन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, require lot of planning and equipment. It requires physical fitness, endurance, determination, ascending and descending skills over snow-clad peaks in extremely hostile condition. What does it mean? कि आप जब माउंटेनियरिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन किस चीज़ के लिए? कि आप जो माउंटेनियरिंग करके जा रहे हैं वहाँ पे जो भी कंडीशन आपको मिलेंगी, आप उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। आपका एंड्योरेंस, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माउंटेनियरिंग जहाँ पे करने जाते हैं उन पहाड़ों की हाइट मिनिमम टू मिनिमम 6000 से अबव होती है। 6000 से नीचे के जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा माउंटेनियरिंग करने का मज़ा नहीं होता है, क्योंकि बर्फ़ भी कम होती है। इसलिए हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे खतरा भी ज़्यादा होता है, रिस्क भी होता है और एडवेंचर भी होता है। तो माउंटेनियरिंग पे जाने से पहले आपको लॉट्स ऑफ प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। जो जो इक्विपमेंट्स ये होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके करने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, ये सब क्या है? हाई लेवल के माउंटेन्स हैं जहाँ पे जाने से पहले आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करना पड़ता है, काफ़ी सारा इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स जो कि ट्रैकिंग में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रैकिंग पे जब आप जाते हैं तो आपको नॉर्मल रेन कोट, स्टिक, ऑल दीज रिक्वायर्ड होते हैं, नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। बट माउंटेनियरिंग में जब आप जाते हैं तो आपको स्लिंज, पुली, असेंडर, आइस एक्स, हैमर, कैमिंग डिवाइस, माउंटेनियरिंग बूट्स, क्रैम्पॉन्स, बैकपैक, माउंटेनिंग पोज, रोप एंड रोप बैक, ये सब स्पेशल चीज़ें होती हैं माउंटेनियरिंग के लिए जो रिक्वायर्ड होती हैं। इन सब के हेल्प से, हार्नेस, कैनबर्स, इन सब की हेल्प से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में एक दूसरे की हेल्प करके माउंटेन को क्लियर कर सकते हैं। स्पेशल शूज़ को माउंटेनियरिंग के इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि बर्फ़ में चलना आसान नहीं होता। आप नॉर्मल शूज़ पहनेंगे तो वो या तो गीले हो जाएंगे जल्दी या टूट जाएंगे, और फिर जब अगर गीले हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो वो आपकी स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हाइपोथर्मिया का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके हाथ पांव गल सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन उसमें ख़त्म हो सकता है, आपको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जब आप माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं। आपको उसी हिसाब से कपड़े चाहिए होते हैं, उसी हिसाब से ग्लव्स चाहिए होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। स्नो शूज़, सन ग्लासेस, सन हैट, फेस मास्क, लाइट ग्लव्स, माइल्ड ग्लव्स, हैवी ग्लव्स, पर्सनल फर्स्ट एड किट, लिप बाम, सनस्क्रीन, हेलमेट, हेडलैम्प। हेडलैम्प की माउंटेनियरिंग सबको पता है कि रात में भी कर सकते हैं, क्योंकि रात को वेदर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। जाने से पहले हमें वेदर फॉरकास्ट ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि माउंटेन्स पे, हाई आईसी माउंटेन्स जो होते हैं, इन पे वेदर कभी भी चेंज हो जाता है। तो वेदर फॉरकास्ट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो वेदर फॉरकास्ट की इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए आपके पास, और उसी हिसाब से आपको अपने कैंप्स, बेस कैंप्स लगाने चाहिए और थोड़े थोड़े रास्ते पे ही मूव करना चाहिए कंडीशन को देखते हुए वेदर की, और अपने साथ प्रॉपर सेफ्टी एंड इक्विपमेंट रखने चाहिए, जिससे कि जब जिसकी ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकें। सेफ्टी मेजर्स माउंटेनियरिंग के लिए क्या होते हैं? डिहाइड्रेशन कॉमन अकरेंस, हैंस ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। जब हम आइसी एरिया में होते हैं, माउंटेन्स पे आइस होती, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, और आपको बॉडी की स्ट्रेंथ एंड फिटनेस भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो उसकी वजह से प्यास बहुत लगती है। तो अगर आप पानी प्रॉपर तरीके से नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। गुड फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि स्टीप हाइट होती है पहाड़ों की, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे खाई है, बर्फ़ होती है, तो कुछ नहीं पता लगता है। अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, यू शुड हैव टू बी अवेयर योर सराउंडिंग, कि आपका आसपास का एरिया कैसा है, कोई जानवर, जंगली जानवर वगैरह तो नहीं है, वेदर सही है नहीं है। बी माइंडफुल ऑफ फेलो माउंटेनियर, आपके साथ जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं उनके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हुए आपको चलना होता है।
In very low temperature, one may fall prey to hypothermia, so stay dry and warm. As all of you know that कि आइसी माउंटेन्स में टेम्परेचर बहुत नीचे होता है, जिसकी वजह से आइस वहाँ रहती है। तो ऐसे टेम्परेचर में अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर इक्विपमेंट सेफ्टी मेजर्स यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको हाइपोथर्मिया का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है और बॉडी गल सकती है। तो अपने आप को ड्राई एंड वार्म रखना सबसे पहली थिंग है वहाँ पे। चेक फॉर वेदर रिपोर्ट, एज आई टोल्ड यू कि वेदर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो वेदर रिपोर्ट थोड़ी थोड़ी देर का ही आपको चेक प्रॉपर होना चाहिए उसके ऊपर। कैरी पर्सनल मेडिकेशन एंड फर्स्ट एड किट, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल किट और मेडिसिन अपने साथ रखनी चाहिए। तो ये थे आज के टॉपिक, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। न्यू चैप्टर के लिए हम कल फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।